45 साल की धाराबेन ने मुझे बताया कि उनकी बेटी की शादी के दिन उन्होंने एक 20 किलो का बक्सा उठाया और तुरंत ही उनको राइट साइड कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। मेहमानों की वजह से उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पूरे दिन बिजी रही। दूसरे दिन उन्होंने नोट किया कि उनके कमर से लेकर पूरे पाँव तक उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और पाँव के निचले हिस्से में उन्हें झुनझुनी भी हो रही थी। और ये देख के वो बहुत घबरा गई। तुरंत उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, इन्वेस्टिगेशंस कराए और उनको पता चला कि उनको साइटिका है। साइटिका का नाम सुनते ही धाराबेन बहुत डर गई, लेकिन धाराबेन हारने वालों में से नहीं है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इस बीमारी से मुझे जीतना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरुमुखानी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं साइटिका के बारे में। ये साइटिका क्या है, ये साइटिका क्यों होता है, ये साइटिका कौन से लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका निदान कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या हम इस साइटिका को रोक सकते हैं या नहीं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। साइटिका यानी कमर से पैरों में जाने वाला दर्द, उसको हम साइटिका कहते हैं, चाहे वजह उसकी जो भी हो। दर्द के साथ अक्सर पेशेंट को झुनझुनी सी भी महसूस होती है। ये साइटिका दरअसल यहाँ पर कमर में आई दो नसें L5 और S1, इनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये साइटिका होते हैं। ये जो नसें हैं ना, यहाँ कमर से लेके नीचे पाँव तक जाती है, इसलिए पेशेंट के सिम्टम्स कमर से लेके पाँव तक होते हैं। दरअसल इस बीमारी का नाम लंबर रेडिकुलोपैथी होना चाहिए, पर जो कि ये दोनों अल्फा S1 नर्व आगे चल के साइटिक नर्व बनती है, इसलिए जाने क्यों इसको लोग साइटिका के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसका नाम साइटिका ही यूज़ करूंगा और ना कि लंबर रेडिकुलोपैथी। साइटिका दरअसल बहुत कॉमन बीमारी है। साइटिका अक्सर महिलाओं में 50-60 की उम्र के आजू बाजू पाया जाता है और पुरुषों में 30s और 40s में पाई जाने वाली बीमारी है। कई बार तो हम यंग लोगों में भी ये देखते हैं, इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन 10th और 12th के स्टूडेंट्स में भी ये साइटिका का दर्द होता है। और ये साइटिका इतनी कॉमन है ना कि अगर आप किसी भी रैंडमली 100 लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको 6 लोग बताएंगे कि उनको साइटिका है। इतनी कॉमन बीमारी है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी को लाइफ टाइम में देखेंगे ना, तो 40% चांस रहता है कि उनको अपनी लाइफ में कभी ना कभी साइटिका होगा। आखिर ये साइटिका होता क्यों है? दरअसल दोस्तों, हमारे गर्दन से लेके नीचे कमर तक हड्डियां होती हैं, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये नेक की वर्टिब्रास है, ये बैक की वर्टिब्रास है, ये लंबर रीजन की वर्टिब्रास है। हमारे बॉडी में 33 वर्टिब्रास होती है, या 33 छोटे छोटे बोन्स होते हैं। इन बोन्स के बीच की जगह को इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या जिसको डिस्क के नाम से पहचानते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, और बीच में ये है डिस्क, ये है डिस्क, ये है डिस्क। तो इतनी सारी डिस्क होती है। तो ये इन सब का एक नाम होता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा और ये लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा L1, L2, L3, L4, L5 और नीचे होता है सैक्रल वर्टिब्रा। तो दो वर्टिब्रा के बीच में जब डिस्क खिसक जाता है तो इस डिस्क के पीछे नस आती है, वो नस दब जाती है। ज़्यादातर लोगों में L4 और 5 के बीच की डिस्क खिसक जाती है, या अल्फा S1 के बीच वाली डिस्क खिसक जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों में अल्फा या S1 रेडिकुलोपैथी होता है, जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहली और कॉमन वजह साइटिका की है, वो है स्लिप डिस्क। यानी अगर ये डिस्क पीछे खिसक जाती है तो इसके पीछे जो नस आती है वो दब जाती है, और हम कॉमनली कहते हैं इनको स्लिप डिस्क हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क यानी ये गद्दी जो है, जो डिस्क है, जो पीछे खिसक के वहाँ नस पे वो दबती है, जिसको हम अल्फा या S1 रेडिकुलोपैथी कहते हैं। दूसरी है, ये जो वर्टिब्रा है ना, उसके पीछे एक छोटा सा कैनाल होता है, कैनाल, जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। इसकी जो साइज़ होती है ना, बहुत छोटी होती है। कई लोगों को जन्म से ही ये साइज़ और भी छोटी होती है, जिसको कहते हैं स्मॉल स्पाइनल कैनाल सिंस बर्थ। ये स्मॉल स्पाइनल कैनाल में अगर थोड़ी सी भी ये वर्टिब्रा खिसक जाती है या ये डिस्क खिसक जाता है तो वो स्पेस है ना और भी नैरो हो जाती है, और ये स्पाइनल कैनाल में सारी नसें चलती हैं। तो स्पाइनल कैनाल के नैरोइंग की वजह से, या जो उम्र के हिसाब से यहाँ जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाता है,
उसकी वजह से भी कई लोगों को साइटिका होता है। और तीसरी वजह साइटिका की है वो है ट्रॉमा। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के बाद भी ये डिस्क और बोन स्लिप हो जाते हैं और पीछे जो नस होती है उनके दबने की वजह से कुछ लोगों को साइटिका होता है। यहाँ पर कई लोगों को एक्सीडेंट्स की वजह से इवन फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स भी होता है। वेरी अनकॉमनली स्पाइनल ट्यूमर्स और स्पाइनल में इन्फेक्शन या टीबी या एब्सेस की वजह से भी कुछ लोगों को साइटिका हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। आजकल हम यंग पेशेंट में भी साइटिका देखते हैं और उसकी सबसे कॉमन वजह है फॉल्टी पोस्चर, यानी गलत नमूने से बैठना, उठना, चलना। आजकल लोग मोबाइल देखते हैं तो उनका पोस्चर देखोगे ना तो आपको दर्द होगा, किस तरह से वो बैठ के सो के वो मोबाइल देखते हैं, और उसकी वजह से ये डिस्क स्लिप हो जाती है और उनको साइटिका हो सकता है। कई बार बच्चों में स्पॉट इंजरीज की वजह से भी साइटिका होता है, और रेयरली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी से भी कुछ लोगों को यंग पेशेंट्स में साइटिका हो सकता है। कुछ मरीज मुझसे पूछते हैं कि आखिर उनको पता कैसे चले कि उनको साइटिका है या नहीं। दोस्तों, साइटिका की पहचान के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, कमर से दर्द जो पाँव तक नीचे तक जाता है, और ये दर्द हल्का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो दर्द है ना, वो छींकने से, खांसने से, बेंडिंग करने से या एक जगह पर ज़्यादा समय बैठने से बढ़ सकता है। और ये दर्द थोड़ा से लेके बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई बार तो उसके साथ झुनझुनी और बर्निंग सेंसेशंस भी होते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको साइटिका में पाँव की ताकत कम हो जाती है, यानी अगर आप एंकल को देखेंगे ना तो एंकल ऊपर नहीं हो सकता है या नीचे नहीं हो सकता है। और बहुत ही रेयर पेशेंट्स में पेशाब में अटकाव होता है या फिर उनको स्टूल कपड़ों में चला जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। लेकिन हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि जब ये रेयर सिम्टम्स, पाँव में ताकत कम हो जाती है या कपड़ों में पेशाब हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली सर्जरी लगती है। दरअसल साइटिका का हर मरीज अलग अलग होता है, इसलिए आप खुद डायग्नोस ना करें, अपने डॉक्टर को बताएं आपके ये सिम्टम्स है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पाँव में ताकत कम तो नहीं हो गई है ना, और आपका सेंसेशंस कैसे है, आपके पाँव के रिफ्लेक्सेस कैसे है, और उससे उनको पता चल जाता है कि आपको साइटिका है या नहीं। आखिर किन लोगों में ये साइटिका ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर साइटिका? तो सबसे कॉमन है वो है उम्र। जैसे ही उम्र आपकी बढ़ती जाती है, आपका यहाँ पर डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है, इसलिए आपकी साइटिका की पॉसिबिलिटी बढ़ती ही जाती है। दूसरा, जो लोग ओबीस होते हैं, उन ओबेसिटी की वजह से स्पाइन जो है, उनके जो बीच में जो डिस्क है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और उसकी वजह से स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है कुछ ऑक्यूपेशंस, जिस ऑक्यूपेशंस में आपको ट्विस्टिंग करना पड़ता है, ज़्यादा बेंडिंग करना पड़ता है या वज़न उठाना पड़ता है, या आपको लंबे समय से ड्राइविंग करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स है या बस ड्राइवर्स है, उनको ये साइटिका होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और कुछ लोग जो बैठकर काम करते हैं, जैसे बैंकर्स है, अकाउंटेंट्स है, सीईओज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, ग्राफिक्स का जो काम करते हैं, एक जगह पे घंटों तक वो बैठे ही रहते हैं और उसकी वजह से उनको स्लिप डिस्क और ये साइटिका होता है। और हमने डायबिटीज़ के मरीज में भी ये साइटिका ज़्यादा पाया है। आखिर ये साइटिका का निदान कौन से टेस्ट से किया जाता है? साइटिका के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है एमआरआई। एमआरआई से हमें साइटिका की वजह मालूम पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एमआरआई में ये सब वर्टिब्रास है और उनके बीच में ये नॉर्मल डिस्क है, और इस तरफ आप देख रहे हो ये एमआरआई है जहाँ पर ये डिस्क थोड़ी सी खिसक गई है, जिसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और ये डिस्क जो नसें हैं उसके पीछे उसको दबाती है, जिसकी वजह से मरीज़ में सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक हुआ, यानी कि डिस्क का प्रोलैप्स जो हम देख सकते हैं। दूसरा, स्पाइनल कैनाल जो नैरो हो जाता है वो भी हम इस एमआरआई में देख सकते हैं। और कई बार जो रेयर बीमारियां होती है, ट्यूमर्स है या इन्फेक्शंस है या ट्रॉमा की वजह से कुछ फ्रैक्चर्स है, वो सब भी हम एमआरआई में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। कभी कभी मरीज़ को एमआरआई से डर लगता है या उनको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं एमआरआई कराने के, जैसे उनको कोई पेसमेकर हुआ, तो ऐसे मरीज़ में हम सीटी स्कैन ऑफ द स्पाइन कराते हैं। उतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती जितनी एमआरआई से, लेकिन काम चल जाता है। और तीसरा होता है एक्सरे। एक्सरे आज के ज़माने में बहुत कम लोग कराते हैं, पर हालांकि फैसिलिटी ना हो तो एक आइडिया लेने के लिए थोड़ा सा पता चलता है कि पेशेंट्स का इंटरवर्टिब्रल डिस्क कितना स्पेस कम हो गया है, उससे एक इनडायरेक्टली अंदाज होता है कि इनको डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग एक्सरे एमआरआई के बाद कराते हैं, कुछ सर्जरी के डिसीजन देने के लिए। एक्सरे
स्पाइन पे कभी कोई डिसीजन नहीं लेता है कि इनको साइटिका है या नहीं। और आखिरी टेस्ट है वो है EMG नर्व कंडक्शन स्टडी, यानी नसों की जांच। नसों की जांच से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो नस है अल्फा S1 वो कितनी डैमेज हो गई है, थोड़ी डैमेज हुई है, ज़्यादा डैमेज हुई है, या उसके जैसी कोई और बीमारी तो नहीं है ना, या जिसको हम साइटिका कहते हैं और बीमारी कुछ और निकले। इसलिए EMG NCV का भी अपना ही एक स्थान है। इस साइटिका का इलाज क्या है? इस साइटिका में सबसे पहले हम देखते हैं मरीज़ को कितने हद तक साइटिका है, हल्की सी नस दबती है, ज़्यादा दबती है, कितना सीवियर है, उसके हिसाब से उनके ट्रीटमेंट का प्लान होता है। दरअसल हम सबसे ज़्यादा पेन कम करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करते हैं, और उनका हीलिंग जितना फास्ट हो यही हमारा एम होता है। तो उसके लिए जो टिप्स है वो इस तरह से है। सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। एक ज़माना था जब लोग कहते हैं रेस्ट करो रेस्ट करो, और लोग 15-15 दिन महीना महीना सो जाते हैं। आज के ज़माने में रेस्ट 1-2 दिन या 3 दिन, जब तक आपका बहुत दर्द कम ना हो तब तक के लिए ही हम करने के लिए कहते हैं। बाद में हम कहते हैं मोबिलाइजेशन, चलना धीरे धीरे अपने क्षमता के हिसाब से शुरू करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है एक्सरसाइजेस, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा होता है मेंटेन अ गुड पोस्चर्स, और जो एक्टिविटीज़ आपके साइटिका के दर्द को बढ़ाती है उनको हटाओ, जैसे वजन उठाना, लंबी ड्राइविंग करना, या घर के और झुक के काम करने वाली बातें जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा होता है दर्द की गोलियां। दर्द की गोलियों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन नाम की दवाइयाँ। ये ना सिर्फ दर्द कम करती है बल्कि जो लोकल इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम करती है, और दर्द में मरीज़ को धीरे धीरे इससे फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की इस बीमारी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे मरीज़ में हम स्टीरॉइड्स देते हैं। ज़्यादातर लोगों में हम ओरल स्टीरॉइड्स 2 या 3 हफ्तों के लिए ही देते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो फिर लोकल इंजेक्शन स्टीरॉइड्स भी कुछ मरीज़ में दिया जाता है। दोस्तों, मेरा एक भी मरीज़ मेरे से ठीक नहीं होता है जब तक मैं एक लाइफलाइन यूज़ नहीं करता हूँ, और मेरी लाइफलाइन क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में मेरी वाइफ ही फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मेरी वाइफ ही हमारे बैकएक के पेशेंट्स और साइटिका के पेशेंट्स को ठीक करने की वजह है। तो अब हम मेरी वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी गुरुमुखानी से बात करेंगे कि इस बीमारी में फिजियोथेरेपी कौन सी की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मी जयंती गुरुमुखानी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। सियाटिका के बारे में यूं तो कोई टेलर मेड एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं, पर जो ज़्यादातर हम लोगों को बताते हैं वो इस प्रकार है। पहले हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, फिर उसको दोनों हाथ उसके कंधे के बाजू में रखने के हैं और सर को ऊपर उठाना है। इस पोजीशन में पेशेंट को हम 10 गिनने के लिए बोलते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को अपने 4 पाँव पे आने के लिए, यानी कि 2 हाथ और 2 पाँव पे आने के लिए बोलते हैं। फिर कमर को हम लोग उसको ऊपर और नीचे करने के लिए बोलते हैं, जैसे वो थोड़े सब सेट हों। और तीसरी एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में खड़े रहना है और फिर उसको एक पाँव को पीछे की ओर खींचने का है, वहाँ पकड़ के रखना है, वापस नीचे, इस तरह से दूसरे पाँव को। ये 3 एक्सरसाइज ज़्यादातर लोगों को लागू पड़ती हैं, पर फिर हर एक पेशेंट अलग अलग है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। सियाटिका के पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर तब आते हैं जब उनका पेन अनबियरेबल हो जाता है, उनके उठने बैठने और काम करने में दिक्कत लाता है। बाकी तो वो सहन करते ही रहते हैं। ऐसे समय में जब पेशेंट आते हैं तो पहले हम उनका दर्द कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल थेरेपी का यूज़ करते हैं, बाद में उनको एक्सरसाइज सिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल थेरेपी में हम लोग ज़्यादातर शॉर्टवेव डायथर्मी, IFT या रशियन, अल्ट्रासाउंड, लेज़र, काइनेशोटेपिंग, ड्राई नीडलिंग, ये सब का हम उपयोग करते हैं। फिर ग्रेजुअली उनको एक्सरसाइज भी सिखाते जाते हैं और फिर पेशेंट का ऐसे ट्रीटमेंट चलता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको पेन होता है या बढ़ जाता है तो आप अपनी बॉडी की ज़रूर सुने, किसी डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। ज़्यादातर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हम लोग ये कमर का जो बेल्ट आता है वो पहने या ना पहने। अगर सिंपल सा सियाटिका है तो आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज से ही आ जाता है। पर आप लंबे समय तक मुसाफरी करते हैं या
3rd स्टेज या 4th स्टेज का सियाटिका पेन है जिसमें सर्जरी लगती है, तो फिर आपको बेल्ट पहनना चाहिए। यहाँ जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं वो जनरलाइज्ड गाइडलाइंस हैं, लेकिन अगर आपको सियाटिका है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर और अपने थेरापिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग होता है। दोस्तों, इतने इलाज से करीब 90 से 95% लोग अगले 2 से 6 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ 5 to 10% लोग होते हैं जिनको पेन बहुत ही परसिस्टेंट रहता है, सीवियर रहता है, 6 हफ्ते के बाद भी उनको ये पेन रहता है, तो हम उनको सर्जरी का सजेस्ट करते हैं। कुछ मरीज़ में तो हम बिगिनिंग में ही इमरजेंसी में सर्जरी करने की सलाह देते हैं, जिनके पाँव की ताकत कम हो जाती है या उनका पेशाब अटक के आता है या स्टूल कपड़ों में हो जाता है या अनबेरेबल पेन होता है। दोस्तों, आजकल सर्जरी पहले ज़माने की तरह नहीं कि पूरा खोलना पड़ता है पीछे से। आजकल इतने छोटे इंसिजन से हम लोग जो डिस्क जो प्रोलैप्स हो गई है उसको निकाल देते हैं। इसको माइक्रो डिस्केक्टोमी कहा जाता है। ये माइक्रो डिस्केक्टोमी में सिर्फ एक ही दिन का ही एडमिशन होता है। समझो आज भर्ती हुए और नेक्स्ट डे छुट्टी। इतनी ईजी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप घबराओ नहीं। 5 to 10% लोग, और ऐसे भी कुछ लोग कुछ और थेरापीज भी कभी कभी ट्राई करते हैं, जैसे योगा है, मसाज है, एक्यूप्रेशर है। मैं नहीं जानता इनका कितना रिजल्ट होता है, लेकिन लोग ट्राई करते हैं। कुछ लोगों में हो सकता है उससे भी रिजल्ट आए, लेकिन अगर रिजल्ट फिर भी नहीं आता है तो आपको सर्जरी तुरंत करानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी का जनरली रिजल्ट फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आता है। 1 साल के बाद अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम हो जाते हैं। क्या हम इस साइटिका को रोक सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए भी मैं दोबारा अपनी लाइफलाइन यूज़ करूंगा, जो आपको बताएगी कि ये साइटिका कैसे रोका जा सकता है। सियाटिका ना हो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है आपका पॉस्चर, यानी आप किस तरह से खड़े होते हैं, बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस तरह से सोते हैं, वो सबका ध्यान रखने का है। ज़्यादातर हम आजकल देखते हैं कि जो भी जॉब्स हैं वो बैठने वाली हैं। 8-8 घंटे आपको एक ही जगह बैठे रहना है। जैसे बैंकर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, उन ये सब प्रॉब्लम्स वो ज़्यादातर लेकर आते होते हैं। तो उसके लिए आपको देखना है कि आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल हो, जो आपका लोअर भाग है बैक का वो पीछे तक सटा हुआ होना चाहिए, आपका जो घुटना है वो सीट तक अंदर तक जाना चाहिए, आपके पाँव हैं वो ज़मीन पे हमेशा लगे हुए होने चाहिए, और उसके बाद भी आपको थोड़ी थोड़ी देर में पाँव को बदलते रहना है। हर आधे घंटे में आपको एक बार उठना है, 1 मिनट तक चलना है, और बीच बीच में हो सके तो उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते रहना है। अगर आपका काम ज़्यादातर कंप्यूटर पे है तो आपको देखना है कि कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसका मिड पॉइंट आपकी आई के लेवल पर हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसको थोड़ा ऊपर उठाएं लैपटॉप को, या आपके चेयर को थोड़ा नीचे करें ताकि वो उस लेवल पे बने रहे, तो आपका पोस्चर सही मेंटेन हो। अगर आपको कभी भी कोई वज़न उठाने की नौबत आती है तो आप देखें कि उसको आप दोनों हाथों में बराबर डिवाइड करके लें, ना कि एक साथ उठाएं। पर कोई एक ही बक्सा हो और उठाना ही पड़ रहा है तो कमर से झुकने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाएं और फिर घुटने से झुककर उसको उठाने का है। कोई भी अगर वजन उठाने की आपकी नौबत आती है, जब आप लेटे हुए हैं और सोकर उठना है तो आप सीधे उठने की बजाय एक तरफ पहले करवट बदलें और फिर धीरे से उठें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं वो एक हार्ड सरफेस ना हो। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप और पूरा होने के बाद स्ट्रेचिंग अवश्य करें, और एक अच्छा स्पोर्ट शू होना चाहिए जिसमें कुशनिंग हो। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कभी न कभी साइटिका हुआ हो तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जिसके उत्तर मैंने नहीं दिए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछना, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को मैसेज देना है कि साइटिका से डरने की बात नहीं है, साइटिका ठीक हो सकता है।